हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये जो हमारा सेशन होने वाला है ये स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट 9 है। अगर पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं आपका जो पेपर है वो काफ़ी नज़दीक है एंड ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेक श्योर कि एक भी अगर पार्ट आपसे स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगर रह गया है तो वो पार्ट आप जल्दी से जल्दी अपना कवर कर लें। और कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या फिर आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज द लर्निंग ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशलाइज्ड सर्विस इन, मतलब कि एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों की शिक्षा है। जी हाँ, जिसमें विशिष्ट सेवा देना, किसमें विशिष्ट सेवा दी जाती है। देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की हम लोग काफ़ी दिनों से बात करते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस वर्ड को समझने में कि भाई इंटीग्रेटेड होता क्या है, एकीकृत होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब कि एकीकृत शिक्षा किसके लिए होती है, नॉर्मल के बच्चों के लिए भी होती है, स्पेशलाइज्ड बच्चों के लिए भी होती है, मतलब कि डिफरेंटली एबल्ड डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी होती है, ठीक है। तो किस सेटिंग्स में होती है, कहाँ पर इंटीग्रेटेड एजुकेशन दी जाती है। अगर हम उसमें स्पेशलाइज्ड सर्विस ऐड कर दे तो वो जो हम अभी इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे वो एक स्पेशल बच्चों को या फिर नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके उन सर्विसेज को ऐड करने के बाद तब हम कह सकते हैं कि जी हाँ, ये जो एक पर्टिकुलर स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, ये एक इंटीग्रेटेड स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रेंड्स कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो होती है, जब उसमें हम स्पेशल चीज़ें डाल देते हैं तभी एक चीज़, एक रूम या एक स्कूल या फिर एक एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन मतलब कि एकीकृत शिक्षा कहलाने के लायक होती है, ठीक है। कहाँ पर हम सर्विसेज ऐड करेंगे आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, स्पेशल स्कूल में करेंगे। जिस स्पेशल स्कूल में हमें सर्विसेज ऐड करने की ज़रूरत क्या है, वो तो पूरा ही उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसा उसका ढांचा होता है, जैसे उसमें सर्विसेज दी जाती हैं, वो सब के सब स्पेशल बच्चों को दी जाती है। उन्हीं के हिसाब से वो एनवायरनमेंट जो है बना रहता है। बट इंटीग्रेटेड स्कूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहा है, जहाँ पर स्पेशल भी पढ़े बच्चे और जहाँ पर नॉर्मल बच्चे भी पढ़ सके, ठीक है। सामान्य स्कूल, जी हाँ, सामान्य स्कूल में अगर हम कुछ स्पेशल सर्विसेज ऐड कर देते हैं तब ऐड करने के बाद वो क्या बन जाता है, एक इंटीग्रेटेड स्कूल बन जाता है और इस लायक बन जाता है कि वो स्पेशल बच्चों को पढ़ा सके। फिर भी हम ऑप्शन दूसरे देख लेते हैं, होम बेस्ड एजुकेशन, घर की शिक्षा में ऐसी सर्विस ऐड कर दो कि उसको सारी वो एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम के अंदर आ जाएगा। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट लगता है, प्रॉपर चीज़ लगती है, ठीक है। प्रॉपर एनवायरनमेंट लगता है, प्रॉपर इक्विपमेंट लगते हैं एक चीज़ को, एक स्थान को इंटीग्रेटेड बनाने के लिए। ऑलराइट फ्रेंड, इसके बाद है रिसोर्स रूम। देखिए जी, रिसोर्स रूम जो है ये सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए या फिर टैलेंटेड बच्चों के लिए बनाया जाता है। इस रिसोर्स रूम जो होता है, संसाधन जो कक्ष होता है, ये हर एक गवर्नमेंट स्कूल, हर एक प्राइवेट स्कूल में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप स्पेशल एजुकेटर बनेंगे तो आप क्या करेंगे, स्पेशल बच्चे को क्लास में से लेके आएंगे और इस रिसोर्स रूम में लेकर जाएंगे। इस रिसोर्स रूम में क्या होता है कि इसमें अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो ऐसी लर्निंग की चीज़ें रखी होंगी, लाइक ट्राइंगल रखा होगा, स्क्वायर रखा होगा, ऐसी एम्बोज्ड चीज़ें, उभरी हुई चीज़ें रखी होगी कि जिससे हम एक ब्लाइंड बच्चे को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे संसाधन इस रिसोर्स रूम में जोड़े जाते हैं जो कि
एक स्पेशल बच्चे की लर्निंग को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो बस ये एक रूम की बात हुई, और ये रूम किसके लिए स्पेशली डिज़ाइन होता है, स्पेशल किड्स के लिए डिज़ाइन होता है। बट हम एक इंटीग्रेटेड चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो आंसर है वो है जर्नल स्कूल। अगर मान लीजिए ये जर्नल स्कूल है, अगर हमने इसमें ऐड कर दी सारी जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ये मिलकर बन जाता है एक इंटीग्रेटेड स्कूल। ठीक है जी, ये सिर्फ एक रूम की बात कर रहा है इसलिए कट गया। ये घर की बात कर रहा है जो कि हमारा क्वेश्चन कह नहीं रहा, तो ये भी कट गया। इसके बाद स्पेशल स्कूल में कोई भी हमें विशेष सर्विसेज कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशल स्कूल सिर्फ स्पेशल बच्चों को शिक्षा देने की उसमें शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है जी, समझ गए। आगे पढ़ते हैं। स्कोप ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन इंक्लूड्स, एकीकृत शिक्षा के दायरे में शामिल है, क्या दायरे में शामिल है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ज्ञान संबंधी विकास, ठीक है जी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पारस्परिक संबंध, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन और परामर्श, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए जी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ना हर चीज़ होती है। यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जगह अगर किसी भी तरीके की डेवलपमेंट या फिर किसी से भी संबंधी विकास लिखा होता, हम तब भी ऑल ऑफ द अबव लगा के आते। किसी भी तरीके की डेवलपमेंट सुनिश्चित करता है क्या, एकीकृत शिक्षा, मतलब कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक है जी। ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जी हाँ, एक सामान्य और एक विशेष, कैसे अपने संबंध बनाएंगे, कैसे इस समाज को आगे लेके जाएंगे, ये चीज़ भी इंटीग्रेटेड मतलब कि एकीकृत जो शिक्षा का हमारा ढांचा है वो सुनिश्चित करता है। ठीक है जी। सी ऑप्शन देख लीजिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जी हाँ, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हर चीज़, एजुकेशन हो, गाइडेंस हो, काउंसलिंग हो, हर चीज़ इंक्लूड होती है। ऑल राइट, तो ऑप्शन हो गया आपका ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि आपका ऑप्शन डी। ठीक है। द नेचर ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज टू प्रोवाइड, एकीकृत शिक्षा की प्रकृति प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है, एकीकृत शिक्षा की प्रकृति क्या है, क्या प्रदान करती है। ठीक है जी। फ्री टेक्स्ट बुक, स्टेशनरीज एंड मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी या भोजन प्रोवाइड करता है, जिसे हम मिड डे मील बोलते हैं। ठीक है। तो जी इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, जो सारी सुविधाएं मतलब एक स्कूल में आने के बाद जो सारी सुविधाएं एक नॉर्मल बच्चे को दी जाती हैं, वही सारी सुविधाएं ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर एक स्पेशल बच्चों को भी दी जाती हैं। कुछ अलग से प्रावधान नहीं होते कि भाई ये नॉर्मल बच्चे हैं इनको तो ख़रीद के बुक लेनी पड़ेगी और ये स्पेशल बच्चे हैं इनको फ्री में दी जाएगी, ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है। बी, ब्रॉडर स्कोप्स टू द डिसेबल टू लिव इन अ सोशल वर्ल्ड, सामाजिक दुनिया में रहने के लिए विकलांगों के लिए व्यापक गुंजाइश। जी हाँ, यही सुनिश्चित करना एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन का एकमात्र उद्देश्य भी है। ठीक है। ये क्या करता है कि भाई जो डिसेबल है वो रह पाए कहाँ पे, सोशल वर्ल्ड में, मतलब कि सामाजिक दुनिया में। ठीक है। उनके लिए जो उनके स्कोप्स हैं, मतलब हर चीज़ के जो स्कोप्स हैं, कहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं, कहाँ पे सर्विस दे सकते हैं, कहाँ से कुछ सीख सकते हैं, ऐसे ऐसे जो उनके स्कोप्स हैं अलग अलग, वो उनके लिए और ज़्यादा बड़े किए जाएं, ब्रॉडर किए जाएं। उनके लिए एक छोटी सी दुनिया बन के नहीं रहना चाहिए। और हम जहाँ पर भी अगर सोशल वर्ल्ड आ जाए, इंटीग्रेशन में आ जाए, एकीकृत में आ जाए, ठीक है, या फिर स्पेशल स्कूल में आ जाए, हर जगह ये वाला जो वर्ड है ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसको आप कंसिडर करिएगा ज़रूर। ठीक है जी। इसके बाद आता है एजुकेशन एट फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क शिक्षा। नहीं जी, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही निःशुल्क शिक्षा इनको दी जाएगी। वो अलग बात है कि उनके घर के क्या सर्कमस्टेंसेस हैं या फिर कैसी उसके बच्चे की आर्थिक स्थिति है, उसके बाद अलग रिलैक्सेशन की बात है। बट अलग से कुछ भी ऐसा जो है नहीं लिखा गया है, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन इस पे दबाव नहीं डालता है। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात अलग है। ठीक है। हॉस्टल एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, जी नहीं, ये सब भी नहीं। छात्रावास और आवासीय सुविधाएं भी नहीं देता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। मान लीजिए कोई इंटीग्रेटेड स्कूल है, ठीक है, मान लीजिए अमर ज्योति है, ठीक है, इंटीग्रेटेड स्कूल चला रहा है अमर ज्योति जो है हमारा स्कूल, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एक जो बच्चा है
ठीक है, एक जो नॉर्मल बच्चा है, एक जो स्पेशल बच्चा है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। और मेन उद्देश्य क्या होता है स्कूल का कि भाई उनको जो है इंटीग्रेशन का जो मेन उद्देश्य है कि भाई इनको जो है सोशल वर्ल्ड में, सामाजिक दुनिया में लाया जाए और इनके जितने भी आगे के स्कोप हैं वो बढ़ा दिए जाएं, दायरों को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ऑप्शन है मैनी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ आर डिनाइड। कई विकलांग बच्चों को वंचित किया जाता है। किस चीज़ से मना किया जाता है, वंचित रखा जाता है? डिसेबल बच्चों की बात की जा रही है। स्पेशली ध्यान रखिएगा, मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार से उनको वंचित रखा जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार से उनको वंचित रखा जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से वंचित रखा जाता है। या फिर राइट टू बी बॉर्न, जन्म लेने का ही अधिकार नहीं है, इस चीज़ से उनको वंचित रखा जाता है। ठीक है जी, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम राइट देख रहे हैं वो है एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा आज भी ऐसे परिवार, जी हाँ, आज भी ऐसे परिवार मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में जो कि बिल्कुल भी यकीन नहीं करते ऐसे बच्चों को स्कूल भेजने में या फिर एजुकेशन का कोई भी कंसेप्ट उनको बताने में कि हाँ भी ऐसे भी शिक्षा दी जाती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, या फिर तुम शिक्षा के लायक हो या फिर तुम्हें शिक्षा की ज़रूरत भी है। ठीक है, तो उनको शिक्षा के अधिकार से क्या है, वंचित रखा जाता है। ठीक है जी, इसके बाद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स आर मोस्टली आइडेंटिफाइड विद। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान अधिकतर किसके साथ की जाती है? ठीक है जी, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, व्यक्तिगत प्रशिक्षण होता है, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज होती है, मतलब कि हमारे इंटरेस्ट किस किस में है, हमारी रुचि किस किस में है, ऐसी काफ़ी सारी सूचियाँ होती हैं तो उसको देखकर बताया जा सकता है। सी है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब कि खुफिया प्रशिक्षण करके। ठीक है जी, इसके बाद है डी हमारा स्टडी हैबिट इन्वेंटरीज, मतलब कि अध्ययन आदतों की सूची। ठीक है जी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होते हैं उनको मोस्टली उनके साथ क्या किया जाता है, उनके साथ किया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब कि खुफिया प्रशिक्षण। ठीक है जी, याद रखिएगा इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफर मार्क्ड फ्रॉम। देखिए, असाधारण बच्चे स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक एक्सेप्शनल चाइल्ड है, ठीक है, या ये स्पेशल चाइल्ड है मान लीजिए, या फिर ये बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड है, मतलब बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है, बहुत ही अच्छा है ये पढ़ने लिखने में, एक्सेप्शनल है, असाधारण है, साधारणों से अलग है। ठीक है, और ये एक साधारण चाइल्ड है, तो इनका डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है कि कैसे भिन्न होते हैं, ये कैसे पता लगाया जाता है कि ये भिन्न है। ठीक है, क्या उनके सेम एज ग्रुप देखा जाता है, समान आयु वर्ग के बच्चों को देखा जाता है, उनसे भिन्न होते हैं। नॉर्मल चाइल्ड मतलब कि सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं ये। एक्सेप्शनल चाइल्ड, ठीक है, अलग, भिन्न। चिल्ड्रन ऑफ सेम सेक्स, एक ही लिंग के बच्चों से अलग होते हैं। ठीक है, वन हु पोजेस हाई IQ, जिसके पास उच्च IQ है, उनसे अलग होते हैं। देखिए, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं ना, उनको अगर नापने की बात की जाए कि ये किससे भिन्न है, तो हम बताते हैं कि ये नॉर्मल चाइल्ड से भिन्न है, सामान्य बच्चों से भिन्न है। ठीक है, और किसी से इनका स्पष्टीकरण नहीं किया जाता। और अगर हम देखना चाहें तो कि हमें नापना है कि भाई ये एक्सेप्शनल तो है, मतलब भिन्न तो है, पर किससे भिन्न है, तो ना हम एज देखेंगे, ना हम सेक्स देखेंगे, मतलब लिंग भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नॉर्मल चाइल्ड। हम एक नॉर्मल चाइल्ड को देखेंगे, नॉर्मल चाइल्ड का इंटेलिजेंस कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ भाई ये एक नॉर्मल चाइल्ड है, नॉर्मल चाइल्ड की सूची है, और इससे ये वाले जो बच्चे हैं ये कुछ अलग ही हैं। ठीक है, कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा डिफरेंटली एबल होता है, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। तो ये सब बच्चे ना एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आ जाते हैं, भिन्न बच्चों में आ जाते हैं। ऑलराइट, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, IQ भी नहीं देखा जाता इसमें। ठीक है, IQ से कोई लेना देना नहीं है। विजुअल इम्पेयरमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज, दृश्य हानि को मतलब के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दृश्य हानि को किस रूप में और जाना जाता है? विजन डिफेक्ट, मतलब कि दृष्टि दोष।
उसके बाद है विजुअल डिफेक्ट मतलब कि दृश्य दोष, इसके बाद है विजुअल डिसऑर्डर मतलब कि दृश्य विकार, और इसके बाद है डी ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ कि अगर एग्जामिनेशन में दृष्टि दोष आ जाए, विजन डिफेक्ट आ जाए, विजुअल डिफेक्ट आ जाए, दृश्य दोष आ जाए, विजुअल डिसऑर्डर आ जाए, दृश्य विकार आ जाए, ये सभी आपको किस कैटेगरी के अंदर रखने हैं? विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर रखने हैं, दृष्टि बाधिता के अंदर रखने हैं। ठीक है, कोई भी अलग एक वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो जाना, मतलब सबका सेम ही है। ठीक है, इसलिए वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया। द पार्शियली ब्लाइंड आर दोज हु हैव अ विजुअल एक्विटी ऑफ, मतलब कि आपसे पूछ रहा है, देखिए मैंने आपको वीआई वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था कि भाई ब्लाइंड की जो विजुअल एक्विटी होती है, ठीक है, तो दृश्य जो तीक्ष्णता होती है वो कितनी होती है, वो मैंने आपको बता दिया था वीआई वाली वीडियो में। तो आपसे दो तरीके के मैंने बताए थे, पार्शियल विजुअल लॉस और फुल विजन लॉस। ठीक है, मतलब कि कम्प्लीटली ब्लाइंड। ठीक है, तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि पार्शियल विजन लॉस वालों की दृश्य तीक्ष्णता क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, विजुअल एक्विटी क्या होती है? 20/20, 20/60, 20/70, 20/90। ठीक है जी, बहुत अच्छे से समझाया था। 20/70 होती है किसकी? पार्शियल विजन लॉस की। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड वर, दुनिया भर में अंधेपन के सबसे आम कारण थे। क्या कारण थे सबसे आम? कैटरैक्ट मतलब कि मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, हिंदी में भी ग्लूकोमा ही कहेंगे, एज रिलेटेड मस्कुलर डीजेनरेशन, उम्र से संबंधित धब्बेदार अंध पतन, मतलब कि ये देख लीजिए कि एज रिलेटेड मस्कुलर डीजेनरेशन का यहाँ पर मतलब ये है कि हमारी भी एज होने लग जाती है या फिर हमारी भी एज होने लग जाती है। आपने बड़े बुज़ुर्गों को देखा होता है, एक एज के बाद ना अपने आप ही जो हमारी आंखों की रोशनी है वो कम होने लग जाती है। ठीक है, तो पाया ये गया था कि भाई सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न बन रहा है किसका? विजन लॉस का या फिर दृष्टिबाधिता का, वो कैटरैक्ट भी है, मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा भी है। ठीक है जी, और एज रिलेटेड का फैक्टर भी है, मतलब कि उम्र से संबंधित भी है। तो आंसर हो गया इसका ऑल ऑफ द अबव, याद रखिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हियरिंग लॉस चिल्ड्रन? देखिए नॉट लिखा है, याद रखिएगा नॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से श्रवण हानि वाले बच्चों की विशेषता नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा नहीं है पूछा गया है। डिफ़िकल्ट फॉलोइंग वर्बल डायरेक्शन, मौखिक निर्देश का पालन करने में कठिनाई। ठीक है, पूछ रहे हैं नहीं है। ठीक है, डिफ़िकल्टी विथ ओरल एक्सप्रेशन, मुंह से नहीं बोल पाते हैं। अनेबल टू मूव फ्रीली, मतलब कि स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ। विल ऑफन हैव अ डिग्री ऑफ लैंग्वेज डिले, अक्सर भाषा विलंब की एक डिग्री होगी। ठीक है, तो देखिए जी इसका जो सही आंसर है वो है अनेबल टू मूव फ्रीली, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था कि विशेषता नहीं है किन की? श्रवण बाधित बच्चों की, हियरिंग लॉस्ट बच्चों की। ठीक है, अनेबल टू मूव फ्रीली मतलब कि स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ। ये कैसी बात हुई? स्वतंत्र रूप से चलने में असमर्थ कौन हो सकते हैं? जो जिनको दृष्टि बाधिता हो, विजुअली ब्लाइंड हो। ठीक है, तो उनको मूव करने में, फ्रीली मूव करने में उनको असमर्थता हो सकती है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बट हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को बिल्कुल भी चलने फिरने में किसी भी तरीके की कोई भी असमर्थता या फिर हानि या फिर कोई भी परेशानी नहीं होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन को एक बार अगर ना समझ में आए तो दोबारा से पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ स्पीच डिफिकल्टी, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण कठिनाइयों का प्रकार नहीं है? ठीक है जी, डिले स्पीच, देरी भाषण, मतलब कि देर से भाषण आया है, इसका स्पीच जो है वो थोड़ी देर से उत्पन्न हुई है। बी वोकल डिसऑर्डर है, स्वर विकार है। ठीक है, वेल आर्टिकुलेशन है, अच्छी तरह से अभिव्यक्ति। आर्टिकुलेशन पता है क्या होता है? मतलब कि जैसे हम किसी, मान लीजिए हमें आ बोलना है, ठीक है, तो हमारी आर्टिकुलेटर्स होते हैं क्या? जीभ, हमारे होंठ, हमारे दांत, हमारा ऊपर का तालू, हमारा तलवा जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा नीचे का जॉ, जबड़ा जिसे बोलते हैं, ये क्या होते हैं? आर्टिकुलेटर्स होते हैं। ठीक है, अगर इनमें भी कोई डिफेक्ट हुआ तब भी हमारा स्पीच
जो डिफ़ेक्ट है वो आना लाजमी है, आएगा ही आएगा स्पीच जो हमारा डिफ़ेक्ट है वो। ठीक है जी। अब इसने क्या बोल दिया, वेल आर्टिकुलेशन। देखिए जी, वेल आर्टिकुलेशन रहेगा, उच्चारण ही अच्छे से हो रहा है, आर्टिकुलेटर भी ठीक है, तो उसको स्पीच में क्या दिक्कत आ सकती है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। शटरिंग, हकलाना, ठीक है, ये भी हमारी एक स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हकलाना, तुतलाना, ये सब भी होती है। अच्छा, शटरिंग नहीं होती, स्टटरिंग होती है, हकलाना, ठीक है। डिले स्पीच, ये भी एक विकार है। वोकल डिसऑर्डर, ये भी एक विकार है। कौन सा विकार नहीं है ये याद रखिएगा। वेल आर्टिकुलेशन, अच्छी तरह से अभिव्यक्ति, हमारा कोई विकार नहीं है, क्योंकि हमसे नॉट पूछा गया था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is significant reason for identifying the orthopedically handicapped children? Orthopedically handicapped children कौन होते हैं? जिनको अब मैंने आपको बताया था, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ होती है, जिनको चलने में, फिरने में, कूदने में, लिखने में, इन सब में दिक्कत होती है, इसको कहते हैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, आज से विकलांग बच्चों की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, आप मान लीजिए कोई किसी बच्चे को चलने फिरने में, पैरों में कोई दिक्कत है, हाथों में कोई दिक्कत है, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, लिख नहीं पा रहा है, शरीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो बहुत ही ज़्यादा जकड़ा हुआ शरीर है, या फिर उसमें जान ही नहीं है, ऐसा शरीर है। ठीक है, मान लीजिए ऐसा, या फिर कोई बोन डिफॉर्मेशन है, मतलब कि हड्डियों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है जो वो अपने कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब ए आंसर ए ऑप्शन देखिए इसका, दे एग्जिबिट नो कोऑर्डिनेशन इन द माइंड एंड फिजिकल मूवमेंट। वे मन और शारीरिक गतिविधियों में कोई समन्वय नहीं दिखाते हैं। क्या, अगर जिसका शरीर नहीं काम कर रहा है, मान लीजिए आपके कोई जानकारी में, या फिर आपने कभी देखा हो ऐसे लोगों को जिनको पोलियो होता है, क्या वो दिमागी रूप से भी परेशान होते हैं? क्या वो दिमागी रूप से परेशान होते हैं? ऐसा देखा है आपने? नहीं। ऑर्थोपेडिकली मतलब हड्डियों से, जोड़ों से, और ये जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, इससे रिलेटेड ही दिक्कत होगी। ठीक है, माइंड हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है, ये जो ऑप्शन है हमारा, ये कट जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है हमारा, दे हैव पुअर मोटर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। उनके पास खराब मोटर नियंत्रण या समन्वय है। ठीक है जी, मोटर कंट्रोल, कूदना, फांदना, फाइन मोटर मतलब लिखना, ठीक है, ऐसे ऐसे हाथ करना, ठीक है, कोई चीज़ पकड़ना, ये सब मोटर कंट्रोल में आती है। एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब कि कैसे आप खाना खा रहे हो, हाथ अपने 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 माउथ के आगे लाना पड़ेगा तभी आप खा पाओगे, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन है, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन है। तो इनके साथ क्या होता है कि एक तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, और इनका जो मोटर कंट्रोल है, मतलब कि जो इनका चलने फिरने का जो एक कंट्रोल होता है वो ख़राब होता है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, हम इस चीज़ से इनकार नहीं करेंगे, फिर भी हम ऑप्शन ज़रूर पढ़ेंगे। दे इग्नोर, कंफ्यूज और डू नॉट कंप्लाई विद डायरेक्शन। वे अपेक्षा करते हैं, भ्रमित रहते हैं, या निर्देश का पालन नहीं करते हैं। देखिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपको इग्नोर करेंगे, या फिर वो कंफ्यूज रहेंगे, या फिर वो कुछ भी आप जो कहेंगे उसका पालन नहीं करेंगे। उनका शरीर उनको गवाही नहीं देता कि वो उसका पालन कर पाए शारीरिक रूप से। ठीक है, अगर आप मानसिक रूप से कोई भी उनको बात समझाते हैं, कहते हैं, सलाह लेते हैं, सलाह देते हैं, वो ज़रूर इस पर रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। ऑलराइट, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि इग्नोर करने वाली कंफ्यूज रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। दे आर मूडी, डिप्रेस्ड एंड डल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी की शारीरिक अवस्था उसको मूडी, डिप्रेस्ड या फिर डल नहीं बना देती। ठीक है, एक टाइम ऐसा होता है कि वो भी अपने शरीर के साथ धीरे धीरे क्या है, कंफर्टेबल होने लग जाता है। कब तक वो इस शरीर को ऐसे ही अपने ऊपर बोझ समझेगा। ठीक है, अगर उसको अच्छे प्रोफेशनल्स मिले हैं, स्पेशल एजुकेटर्स मिले हैं, टीचर्स मिले हैं, ठीक है, थेरेपिस्ट मिले हैं, तो वो क्या है, अपनी ही जो एक सेल्फ है अपने ही साथ वो क्या है, कंफर्टेबल हो जाता है। तो ऐसी जनरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है जी, तो हमारा जो सही आंसर है वो है, दे हैव पुअर मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, उनके पास खराब मोटर नियंत्रण होता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजिकल
क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज़ बेस्ड ऑन। देखिए जी, मानसिक मंदता का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? ठीक है जी, एज पर, लेवल ऑफ IQ पर। देखिए जी, हमने पढ़ा था ना मेंटल रिटार्डेशन, मैंने आपको पढ़ाया था IDD वाली वीडियो में, मैंने उसके कुछ वर्गीकरण पढ़ाए थे आपको। ठीक है कि जी, इससे ये 45 से होगा और 78 तक होगा, 79 तक होगा, फिर यहाँ से 80 होगा, फिर ये 90 तक जाएगा। तो मैंने कुछ वर्गीकरण पढ़ाए थे और ये वर्गीकरण किस चीज़ के बेस पर थे ये आपको थोड़ा पता लगाना है। क्या वो आयु थी, क्या वो लेवल ऑफ IQ मतलब स्तर था IQ का, क्या वो कारण थे या फिर वो लक्षण थे, मतलब कि कॉजेज़ थे या सिम्टम थे? तो जी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो था IQ। ठीक है जी, मेंटल रिटार्डेशन में जो इनका वर्गीकरण होता है वो इनके इंटेलिजेंस लेवल पर होता है। ठीक है, इसके लेवल पर IQ के स्तर पर किया जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अप्लाइड टू एक्सेस द IQ ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों में IQ का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण लागू किया जाता है? पर्सनालिटी टेस्ट, IQ नापने के लिए पूछा जा रहा है। पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, मतलब कि व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, रुचि परीक्षा की जाती है, स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है, मतलब कि मानक बुद्धि परीक्षण किया जाता है, या फिर एटीट्यूड स्केल मतलब कि मनोवर्ती पैमाना, ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। देखिए जो IQ का जो आपसे पूछा जाता है हमेशा कि भाई जो IQ है वो चिल्ड्रन वो कैसे टेस्ट किया जाए, तो आप याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा, मानक बुद्धि प्रशिक्षण के द्वारा IQ जो है टेस्ट किया जाता है। आप भी स्पेशल एजुकेटर बनेंगे तो आपको भी IQ टेस्ट करना सिखाया जाएगा। ठीक है जी, और तब आप इस इंटेलिजेंस टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड फ्रेंड्स डू रिमेंबर ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।